नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गया से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। हादसा ट्रेलर और ऑटो में भीषण टक्कर की वजह से हुआ और सभी मृतक एक ही परिवार के हैं, जो बाराचट्टी थाना के धमनी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक महिला, एक नाबालिग बच्चा और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, खूब हंगामा मचाया गया और ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आक्रोशित लोगों की तरफ से इस ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। गया से ये तस्वीर, जहां पर ट्रेलर और ऑटो के बीच में जबरदस्त टक्कर होती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये चारों लोग बताए जा रहे हैं और आक्रोशित लोगों ने इस ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया। हालांकि फिलहाल पुलिस टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। और अब बात चिराग पासवान के ट्वीट की, जिसमें गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई, ये कहा गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस बात आगे नहीं बढ़ पाई है। चिराग पासवान की तरफ से अब ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जो ट्वीट के जरिए सामने है और इस विषय पर समय रहते बात नहीं बनी तो इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। टीडीपी और रालोसपा के एनडीए गठबंधन से जाने के बाद एनडीए गठबंधन नाजुक मोड़ से इस वक्त गुजर रहा है और ऐसे में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। समय पर सब कुछ होना चाहिए, जो कि ट्वीट के जरिए नसीहत के तौर पर भी शायद चिराग पासवान जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंता को समय रहते सम्मानपूर्वक तरीके से दूर करे। तो टीडीपी और रालोसपा एनडीए छोड़कर गठबंधन से बाहर जा चुकी है। ऐसे में चिराग पासवान का ये ट्वीट कहीं ना कहीं एक दबाव के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। हालांकि चिराग पासवान लगातार कहते रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है एनडीए में, और जहां तक बात सीटों की है अभी तक किसी तरह की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन हालांकि अब जेडीयू और बीजेपी में जहां तक बराबर की सीटों की बात पहले से ही तय है, ऐसे में अब चिराग पासवान अपनी चिंता भी इस ट्वीट के जरिए जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना कि समय रहते सम्मानजनक स्थिति के तौर पर सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। वादों के मुताबिक कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में किसानों का कर्ज माफी का फैसला लिया गया। अब सवाल है कि आखिर देश के किसानों का भला कैसे होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने देश भर के किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया है। तो क्या कर्ज माफी ही किसानों की परेशानी का हल है? क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की गई कर्ज माफी के बाद वहां के किसानों के दुख दूर हो जाएंगे? सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। सियासी गलियारे में किसान के नाम पर आंसू बहाने का ये रिवाज पुराना है, सालों से यही होता आ रहा है। जो विपक्ष में होता है वही किसानों का रहनुमा बन जाता है। जहां सत्ता बदलनी होती है वहीं के किसानों की परेशानी दिखती है। सरकार और विपक्ष दोनों ही तरफ किसानों के दिन बदलने की बात की जाती रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। और हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। सुना आपने, 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का भरोसा दिला रहे हैं पीएम मोदी। तो राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर रहे हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही सुनिए पहला काम क्या हुआ है। पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था
कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है। ऋण माफी के साथ साथ जो धान के समर्थन मूल्य के साथ 1750 जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2500 रुपया में खरीदने की बात कही थी, तो जो प्रोत्साहन राशि मिला के 2500 रुपया क्विंटल करने का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, सोमवार को असम में भी 600 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान हो चुका है। बता दें कि इन दिनों कर्ज माफी को लेकर हो रहे आंदोलनों का ये दौर उत्तर प्रदेश में हुई कर्ज माफी के बाद शुरू हुए हैं। सवाल है कि सरकार को किसानों का कर्ज माफ करने में क्या मुश्किल है? क्या कर्ज माफी से किसानों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। राजस्थान में 85 लाख किसान परिवार हैं जिन पर 82,000 करोड़ का कर्ज है। हरियाणा में 15.5 लाख किसानों पर 56,000 करोड़ का कर्ज है। महाराष्ट्र में 31 लाख किसानों पर 30,000 करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश में किसानों पर 74,000 करोड़ की देनदारी है, जबकि यूपी के किसानों पर करीब 86,000 करोड़ बकाया है। यानी सिर्फ इन 5 राज्यों में ही 3,28,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। मतलब कर्ज माफी में परेशानी से भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर 3,28,000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? साल 2008 में यूपीए सरकार ने किसानों के करीब 55,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे, लेकिन इसके बाद भी किसानों की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। किसानों की कर्ज माफी के बाद भी महाराष्ट्र में साल 2010 में 3,141 किसान, साल 2012 में 3,786 किसान, साल 2013 में 3,146 किसान और साल 2014 में 2,568 किसानों ने आत्महत्या की। यानी कर्ज माफी से कोई फर्क नहीं पड़ा और एक बार फिर कर्ज माफी के लिए आंदोलन किए जाने लगे, जिसकी वजह से 2017 में भी महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का 34,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। मतलब साफ है कि चाहे जितनी बार कर्ज माफी हो जाए, ये किसानों की परेशानी का हल नहीं है। तो एक बार फिर वही सवाल, आखिर कैसे बदलेंगे किसानों के दिन? आप खुद सुनिए, पीएम मोदी के पास इस मर्ज की क्या दवा है। उपाय नंबर 1, लागत कम हो। किसान को जो लागत आती है, कच्चे माल की लागत आती है, वो कम से कम कैसे हो। उपाय नंबर 2, उचित मूल्य हो। वो जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसका उचित मूल्य मिले। उपाय नंबर 3, उपज की बर्बादी रुके। किसान जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसकी बर्बादी रुक जाए। उपाय नंबर 4, वैकल्पिक आमदनी का जरिया। किसानी के उपरांत आमदनी के लिए वैकल्पिक स्रोत तैयार हो। यकीनन सरकार को यह कोशिश करनी पड़ेगी कि किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी उपज की सही कीमत मिले, किसी किसान को बाजार तक पहुंचने में कोई वक्त न लगे, किसानों को दलालों से मुक्ति मिले। कर्ज माफ करने के बजाय सरकार को चाहिए कि वो किसानों को मुफ्त में खाद, बीज और खेती में इस्तेमाल होने वाली जरूरी मशीनें मुहैया कराए। किसानों की कर्ज माफी तो किसानों की समस्या का तो कोई समाधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो ऐसा बयान दे बैठे जिसे लेकर सियासी पारा गर्म है। कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम बनने के बाद कमलनाथ ताबड़तोड़ फैसले को लेकर चर्चा में आ गए। वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत होने लगी है। पहले कमलनाथ ने क्या कहा वो सुनिए। जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल होए, मध्य प्रदेश से होए। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं। तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70%
रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। उधर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। कमलनाथ जी का जन्म कानपुर में हुआ, शिक्षा उनकी बंगाल में हुई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रकार उनके मुंह से बयान अच्छा नहीं लगता। अलगाववाद और क्षेत्रवाद की बात नहीं करना चाहिए। वैसे भी मध्य प्रदेश में 70% से ज़्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को ही रोजगार मिलता है। इस देश के अंदर संघीय ढांचा है और कमलनाथ जी इतने बड़े नेता रहे, वो इस प्रकार अलगाववाद और क्षेत्रवाद की बात करें उचित नहीं। उन्होंने कहा है कि बिहार और अन्य राज्यों के लोग आके मध्य प्रदेश में रोजगार करते हैं। ये कांग्रेस की फूट डालो और राज करो नीति का ही एक अंग है उनका बयान। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने पलटवार किया। वहीं राहुल गांधी ने जानकारी नहीं होने की बात कही। I will discuss this issue. I'm not aware of this issue. ये इस इशू के बारे में मुझे अभी बताया गया है, इसको मैं स्टडी करके आपको जवाब दे दूंगा। अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए भाई। कमलनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अब उद्योग यहाँ पर स्थापित करेंगे और जो हमारे बेरोजगार हैं, हमारे गरीब हैं, उनको रोजगार देंगे, ये बात कही है। और उसमें कोई भी आके अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। कमलनाथ जी के अपने बात में कोई दो बात नहीं है। कमलनाथ राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, ऐसे में बीजेपी किसी भी सूरत में वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। एमपी के युवाओं को रोजगार मिले, इस लिहाज से कमलनाथ ने सूबे में निवेश बढ़ाने की बात कही थी। इस दौरान बिहार और यूपी के युवाओं का जिक्र जरूर किया। अब इसे बीजेपी तूल दे रही है। जाहिर है मामले पर सियासत हो रही है और ये तब हो रहा है जब कांग्रेस का कार्यकाल ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। दिल्ली से विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में विधानसभा की एक सीट के लिए 20 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, जो बीजेपी और विपक्षी दलों दोनों के लिए ही बेहद अहम है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कई दिग्गज प्रचार मैदान में उतरे। वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन ने भी मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार का दौर खत्म हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने खूब दम दिखाया। झारखंड पार्टी की मेनन एक्का को समर्थन दे रहे जेएमएम के हेमंत सोरेन भी जलडेगा में प्रचार करने पहुंचे, लेकिन 3 बजे तक का समय खत्म हो जाने की वजह से वो जनसभा को संबोधित करने से चूक गए। लिहाजा उन्होंने कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस उपचुनाव में महागठबंधन के दावे खंड खंड हो गए। जेएमएम और आरजेडी एक खेमे में बट गया, जो झारखंड पार्टी की मेनन एक्का को समर्थन दे रहा है, तो दूसरा धड़ा कांग्रेस और जेवीएम का है। जेएमएम और आरजेडी की बेवफाई से खफा कांग्रेस के लिए ये सीट साख का सवाल बन गई है। लिहाजा कांग्रेस और जेवीएम के दिग्गज शुरू से ही प्रचार मैदान में आगे दिखे और अंतिम दिन भी कांग्रेस सांसद धीरज साहू बिक्सल कोंगाडी के लिए वोट मांगने पहुंचे। लेकिन बीजेपी का अपना प्रत्याशी होने के बावजूद पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार से दूर रहे। कोलेबिरा के रण में कुल 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला झारखंड पार्टी की मेनन एक्का, कांग्रेस के बिक्सल कोंगाडी और बीजेपी के बसंत सोरेन के बीच है। वहीं जेएमएम से बगावत कर बसंत डुंगडुंग भी निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 20 दिसंबर को 1,88,000 से अधिक मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे, जबकि नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। मतदान के लिए कुल 270 बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन 22 बनाया गया है और वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन 10 है। आपका वेब कास्टिंग के लिए पोलिंग स्टेशन 14 को चिन्हित किया गया है। कुछ 30 कंपनी वहाँ डिप्यूट की गई हैं और इसके साथ जो एडिशनल पदाधिकारी का रिक्वायरमेंट था, वो पदाधिकारी भी उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। बहरहाल नेताओं के दावों और वादों का दौर खत्म हो चुका है और अब जनता की बारी है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने भी मतदान की तैयारी पूरी कर ली है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के मद्देनजर एसएसबी और सीआईएसएफ की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि सीआरपीएफ की 5 और जैप की 12 कंपनियां तैनात की गई हैं। मुकेश, न्यूज़ 18, सिमडेगा।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार और झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर, साथ ही news18jharkhand.com पर। नमस्कार।